ऑब्जेक्टिव 1 में आपको करना है ऑब्जेक्टिव 1 कर सकते हैं पूरा पूरा कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव 2 कंप्लीट। और चलो अभी इतना कर लेना आज, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज की बात करूंगा, अदरवाइज तो तुम तो गधे हो, तुम तो करोगे नहीं खुद से, ठीक है। ध्यान दें, टॉपर ने भी एचसीवी सॉल्व करी थी, एचसीवी करने के बाद ही वो बेचारा आगे बढ़ा था, टॉपर बना था। और आप भी वैसे ही बनोगे, ऐसा कोई नया चीज नहीं करने वाले, है ना। मतलब ये इंसानी फितरत होती है कि यार कोई चमत्कार होना चाहिए, मतलब कुछ तो अलग करता होगा टॉपर, मतलब AIR 1 की अगर बात करें, कुछ तो अलग करता होगा, है ना। अरे हाँ तो बोल दो भाई। तो यार ऐसा कुछ नहीं है, बस आपके पास जो ऑलरेडी कंप्लीट जो आपका कंटेंट है ना, उसी को अच्छे से कर लो, मतलब आपको काफी अच्छा पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपने को अलग से कोई नया चीज करना है, नो। जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये एचसीवी है, उस पर भरोसा रखो, इट इज वेरी ट्रस्टेड बुक। इतने सालों से अगर ये सरवाइव कर चुकी है, इसका मतलब कुछ तो अच्छा रहा होगा ना इसमें। तो दैट इज माय पॉइंट, आप जरूर इसको लाइटली ना लें कि यार एचसीवी है, ये तो सबके पास ही है, इसमें क्या अच्छा होगा, है ना। कोई ऐसी चीज की ऐसी किताब बताओ सर जो कि किसी के पास नहीं होती, उसमें से करेंगे ताकि अच्छा फील हो, ऐसा नहीं। ओके, तो हाँ, तो अब आते हैं वापस क्लास पर। तो बताइए कोई डाउट है, पिछली क्लास में कोई समस्या, कोई डाउट? ओके, तो अभी क्या मैं बात करता हूं, एटॉमिक रिकॉइल। ठीक है, एटॉमिक रिकॉइल की बात करता हूं। तो फॉर एग्जांपल, ये हमारा है न्यूक्लियस, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर से मैं क्या करता हूँ, बोलिए। इलेक्ट्रॉन को मैंने लिया, एक मिनट, हमारा चलो छोड़ो। तो अभी देखता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर है, यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ है, यहाँ पर है। तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करता है, क्या करता है, नीचे नीचे इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है, तो मैं देख रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो इसकी एनर्जी कम हो गई। कहां से ये एनर्जी, इसकी पहले कहाँ थी, एनर्जी लेवल E2 पर था, सेकेंड एनर्जी लेवल पर था। और यहां से कहां पर आ गया, E1 पर आ गया, कहां आ गया, फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आ गया। तो आप क्या देख सकते हो कि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन नीचे आया तो एनर्जी रिलीज हम देखते हैं। एनर्जी रिलीज्ड की अगर मैं बात करूं तो वो कितना बनेगा, दैट इज E2 माइनस E1 बनेगा, है ना। एनर्जी रिलीज जो इलेक्ट्रॉन ने करी होगी वो E2 माइनस E1 बनेगा। अब अभी तक हम क्या सोचते थे, अपने दिमाग में क्या था कि अभी तक हमारे दिमाग में ये था कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, और हम क्या सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से जो निकलने वाला फोटोन है वही सारी की सारी एनर्जी लेके चला जाएगा। और ये जो हमने सोचा, इसके पीछे एक लॉजिक भी है, और क्या लॉजिक है ये भी समझ लेते हैं। तो मैं देखता हूं कि ये वाला एटम इनिशियली एट रेस्ट है, क्या है, इनिशियली एट रेस्ट है। ये वाला एटम जो है इनिशियली एट रेस्ट है। एंड अब यहां पर मैं देखता हूं तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स, तो मैं लिख सकता हूं
मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहां से लिखा जा सकता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना पाया गया, 0 पाया गया, क्योंकि वो रेस्ट पर था। तो फाइनल मोमेंटम में किस किस के मोमेंटम को कंसिडर किया जाए? इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो रेस्ट न्यूक्लियस। आप इस बात को ऐसा समझो कि जब हम गन वाले वीडियो देखे होंगे ना तुमने यूट्यूब वगैरह पे, कि भाई गोली मार दी और पीछे आ गया उसका हाथ, वो गिर गया है ना, वो कॉमेडी वाले वीडियो देखे होंगे, देखे नहीं देखे? हाँ देखे ना। तो उसमें क्या हो रही है, गोली को तो ऐसा समझो कि ये फोटोन जो है वो तो यहाँ से गोली की तरह निकला, और जो गन थी वो क्या आ गई, उल्टी वापस आ गई, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई। इसका मतलब ये अब जो बचा हुआ एटम है, जो बचा हुआ एटम है वो क्या करेगा, इस तरफ रिकॉइल करेगा। इसको क्या बोलते हैं, रिकॉइल बोलते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि फाइनल मोमेंटम में दो पार्ट होंगे, एक तो होगा मोमेंटम किसका, फोटोन का, प्लस दूसरा होगा मोमेंटम किसका, एटम का। बोलो बात समझ में आती है? अरे हाँ तो बोल दो। हाँ सर। अब मैं लिखता हूं मोमेंटम ऑफ एटम इज माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन। और अगर मैं मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड खेलूं तो क्या लिखा जाएगा, मोमेंटम ऑफ एटम इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन। या इसको माइनस को तो मैग्नीट्यूड में तो हटा सकते हैं अपन, तो ये लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन, और वो कितना लिखा जाएगा, दैट इज h अपॉन लैम्डा। बात समझ में आई? यस। अब मैं देखता हूं ये फोटोन फोटोन मोमेंटम तो हमने खेल लिया, अब हम एनर्जी के बारे में सोचते हैं। तो मैं बोलता हूं देखो यार, एनर्जी रिलीज हुई कितनी, कि इलेक्ट्रॉन हमारी सेकेंड एनर्जी स्टेट पर था, फिर फर्स्ट एनर्जी स्टेट पर आया, तो उसने एनर्जी रिलीज करी, बोलो कितनी, E2 माइनस E1। और ये जो एनर्जी रिलीज है वो ही किसी के पास जाएगी, वो जाएगी हमारे फोटोन के पास पर। तो एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ एटम। ध्यान दो, यहां पर हमने क्या लिखा कि भाई ये जो एनर्जी गई उसका कुछ पार्ट तो फोटोन के पास गया, और बाकी पार्ट जो है किसके पास चला गया, एटम के पास चला गया। तो अब समझिएगा, अब समझिएगा कि मैं देखता हूं कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन लिखा जाएगा, इनका एटम लिखा जाएगा, काइनेटिक जो रिकॉइल की काइनेटिक एनर्जी बनी है वो लिखा जाएगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन तो क्या लिखते हैं, Hc अपॉन लैम्डा लिखा जाता है। एनर्जी ऑफ फोटोन तो क्या लिखा जाता है, Hc अपॉन लैम्डा लिखा जाता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू v स्क्वायर। बोलो बात समझ में आती है? हाँ। अब यहां पर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखना है, यहां पर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखना है, तो क्या मैं इसे p स्क्वायर बाय 2m लिख सकता हूं क्या? हाँ। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं। तो मैं लिखता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम अगर लिखें तो वो बन चुका है हमारे पास हाफ mv स्क्वायर या p स्क्वायर बाय 2m। p स्क्वायर बाय 2m, p क्या है, मोमेंटम है किसका, एटम की बात कर रहे हैं तो एटम का मोमेंटम है। अच्छा, एटम का मोमेंटम हमने निकाल लिया था क्या, बिल्कुल निकाल लिया था, कितना था, h बाय लैम्डा था। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं h बाय लैम्डा का होल स्क्वायर अपॉन 2m,
तो बच्चा आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि ये जो है एच स्क्वायर बन चुका है, ऊपर क्या बन चुका है, एच स्क्वायर बन चुका है ना। और अगर एच स्क्वायर बना है तो क्या कोई बता सकता है एच स्क्वायर, एच में कितनी पावर होती है, एच में 10 पावर क्या लिखी जाती है, -34 -34 -34, तो स्क्वायर कर दिया तो कितना होगा, 68 -68। अब लैम्डा चाहे तुम एंगस्ट्रॉम में ले लो, मास भी कुछ ले लो, ये वाली जो एनर्जी है बहुत 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 छोटी बन छोटी जाने वाली है। तो ये मैं क्या बोलूंगा, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो यहां पर मैं वापस से एनर्जी पर आता हूं, तो एनर्जी रिलीज जो लिखा जाएगा, एनर्जी रिलीज्ड बाय ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन of electron is equals to energy absorbed by photon, energy of photon, energy of photon plus energy of kinetic energy of atom। और यहां अगर लिखें तो एनर्जी ऑफ फोटोन तो होगा एच सी HC अपॉन लैम्डा, और ये जो वैल्यू बन जाएगी ये हमारे पास जो है वेरी वेरी स्मॉल है, इट इज जो काइनेटिक एनर्जी बनी है ये बहुत बहुत छोटी है। तो यहां से मैं बोलता हूं कि एनर्जी रिलीज जो बनी, एनर्जी रिलीज्ड जो बनी वो क्या हो जाएगी, ये फ्रैक्शन जो है बहुत बहुत छोटा है, मतलब सारा का सारा फ्रैक्शन हमारे पास एच सी बाय लैम्डा के पास ही है, काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत 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 छोटी है। तो लिख सकते हैं एनर्जी रिलीज्ड is approximately equals to hc by lambda, is approximately equals to energy by lambda, या मैं इसको लिखता हूं डेल्टा ई is equals to energy release is equals to hc by lambda। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन कर रहा था उसकी सारी की सारी एनर्जी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसकी सारी की सारी एनर्जी किसने ले ली है, फोटोन ने ले ली है। बात समझ में आ रही है क्या, एच सी बाय लैम्डा से आप देख सकते हैं फोटोन ने ले ली है। हाँ और वो एटम को भी हमने कंसिडर किया, एटम को कंसिडर करने के बाद में जब हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी देखी वो बहुत छोटी आ गई। और ऐसा होता भी तो है, आप देख सकते हैं कि जब गोली को शूट किया जाता है तो गन आती है तो पीछे जो स्पीड होती है उसकी बहुत बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द बुलेट, ठीक है। yes तो बिल्कुल आप देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब नीचे ट्रांजिशन करके आया तो उससे जो एनर्जी निकली उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो एटम के पास गया, तो कुछ पोर्शन फोटोन के पास गया, और हमने देखा कि एटम के पास वाला जो पोर्शन है वो बहुत बहुत छोटा हो चुका है। तो यहाँ से बस सीधा हम लिख सकते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। और अगर मैं लिखता हूं रिकॉइल स्पीड ऑफ एटम अगर हमें चाहिए, तो रिकॉइल स्पीड ऑफ एटम के लिए करें तो लिख सकता हूं एम वी, ये क्या है, मोमेंटम ऑफ एटम, और वो कितना आ गया था बोलो, H by lambda एच बाय लैम्डा आ गया था, तो वो आ गया था एच अपॉन लैम्डा। तो यहां से रिकॉइल स्पीड हमारे पास बन जाएगा एच अपॉन एम लैम्डा। तो हमसे जो अगर रिकॉल स्पीड पूछा जाए तो इस प्रकार से हम रिकॉल स्पीड कर सकते हैं। तो एच बाय लैम्डा कहां से निकाले सर, ये रहा एच बाय लैम्डा। तो यहां से आप देख सकते हो डेल्टा ई बाय सी कर दिया तो एच बाय लैम्डा, इसको यहाँ पर आउटपुट करेंगे तो ये रिकॉइल स्पीड आ जाएगा, ये आ जाएगा रिकॉइल स्पीड ऑफ एटम। बोलो बात समझ में आई, हाँ ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, पीछे वाले ये रहा।
पानी दे रहे मुझको बिल्कुल है नहीं मतलब और चलेगा नहीं अरे बंद कम करना सर आइए Sir, next slide. नेक्स्ट तो कुछ था ही नहीं, ये इतना ही था। डन। Yes, sir. यस सर सवाल लिखें। Yes, sir. सवाल लिखें। in hydrogen atom initially at rest, in hydrogen atom which is initially at rest, electron jumps from n equals to 5 to n equals to 1, n equals to 5 to n equals to 1. Then find recoil speed of hydrogen. Then find recoil speed of hydrogen.
अब तक तो हो जाता, बोलो क्या करें। कैलकुलेशन छोड़ो, ये तो मुझे बता दो करना क्या है। चेंज इन एनर्जी निकालना है। चेंज इन एनर्जी निकाल लेते तो हैं। वो hc इज by इक्वल lambda तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या लिखें बताओ। 2.1 5 से 1 तक कूदना है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये हो जाएगा अपना, इनफैक्ट मैं लिखता हूँ एच सी बाय लैम्डा चाहिए था अपने को, तो है ना, एच सी बाय लैम्डा यस इज इक्वल टू 13 माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, तो वो तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। या मैं अगर लैम्डा का फॉर्मूला लगाऊं तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर हो जाएगा, वो तो 1 है, और ये 1/1 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। है ना। तो ये 1/लैम्डा आ गया। तो मेरे पास अगर मैं लिखता हूँ मोमेंटम पी, मोमेंटम ऑफ एटम, मोमेंटम ऑफ एटम अगर लिखा जाए तो वो तो क्या लिखा जाना चाहिए, एच अपॉन लैम्डा लिखा जाना चाहिए। बोलो बात समझ में आती है। तो एच अपने पास कितना है बोलो, 6 6 to 6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 1/लैम्डा लिखा जाएगा, वो होगा आर इंटू 1/1 माइनस 1/25। 1/लैम्डा भी लिख दिया है मैंने यहाँ पे, है ना, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू आर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/25। तो ये मोमेंटम ऑफ एटम आ गया, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, वो m इंटू वी के बराबर होना चाहिए। तो वो आ गया m इंटू वी इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये है रिडबर्ग कांस्टेंट r, ये है 1/1 माइनस 1/25। यहां से मेरे पास रिकॉल स्पीड बना 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू रिडबर्ग कांस्टेंट r अपॉन मास m 1/1 माइनस 1/25। बोलो बात समझ में आई। ये m किसका है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम। एटम का मास ऑफ मास। एटम। तो मास ऑफ एटम, और एटम में था कौन, हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर अपना 1 AMU बन जाएगा, 1 AMU फॉर हाइड्रोजन एटम। बोलो समझ में आया। यस सर। कोई दिक्कत, कोई भी समस्या बता दो। कैलकुलेशन आप करोगे ऑब्वियसली। क्लियर क्लियर क्लियर। यस हाँ बोलो, कोई डाउट पूछ रहा था शायद। सर, ऐसे मतलब हमने डेल्टा ए निकाल दिया, डेल्टा फिर ई उस निकाल दिया, ये निकाल दिया हाँ ऐसा। हाँ हाँ, फिर फिर सर उसके बाद ऐसा कर सकते हैं ना, डायरेक्ट v इज इक्वल्स टू डेल्टा ई बाय एम सी। v इज इक्वल्स टू डेल्टा, डेल्टा ई बाय एम सी। ये कहाँ से आया, सर वो हमने निकाला था ना पहले, कि डेल्टा ई हमारा एच सी बाय लैम्बडा होता है। डेल्टा ई बराबर एच सी बाय लैम्डा होता है, हाँ, हाँ। और रिकॉइल स्पीड हमारी v इज इक्वल्स टू एच बाय एम एम लैम्बडा होता है ना। अच्छा तो मतलब हाँ ये सही है, सही है, सही है, सही। अरे ये ऐसा ऐसा लिख रहा है, ओके ओके। ये ऐसा कर दिया तुमने कि डेल्टा ई बराबर एच सी बाय लैम्डा कर दिया, तो एच बाय लैम्डा तो पी हो गया, हाँ तो यहां से आ गया डेल्टा ई बाय सी इक्वल टू एच बाय लैम्डा कर दिया। और एच बाय लैम्डा है मोमेंटम ऑफ फोटोन या मोमेंटम ऑफ एटम। तो मेरे पास डेल्टा ई बाय सी इज इक्वल टू एम इंटू वी, तो यहाँ से v आ गया डेल्टा ई बाय हाँ सी इंटू एम। एम। हाँ या बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, और कुछ, मतलब ये बेसिकली वही फॉर्मूला है, इसने इधर उधर पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है। और बताओ, और बताओ, एनी डाउट। चलो ठीक है, तो इसी के साथ में सर अपन, सर वो हाँ 1 AMU का उसमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 AMU को 1 AMU कितना पुट करना पड़ेगा, अरे 1 AMU की वैल्यू बताओ यार। सर वो दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट में। किलोग्राम में रखोगे ना इसको, हाँ हाँ। इन केजी रखोगे, AMU अभी भूल गया मैं कितना।
हो जाएगा। हाँ हो जाए। ठीक, आगे चलो। अब क्या करते हैं, अब हमारे साथ में इसी के साथ में एटॉमिक वाला जो पोर्शन है वो होता है ऑफिशियली समाप्त, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना हो चुका है समाप्त, अपना 3 चीजें हो चुकी है इनफैक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा हो चुका है मैटर वेव और तीसरा हो चुका है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड नाउ फोर्थ पार्ट एक्सरे। तो सबसे पहले तो मैं जब ये इसकी बात करता हूँ एक्सरे की, तो एक्चुअली जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो ये बाय एक्सीडेंट हुई थी कि एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे और एक फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है इस रे की वजह से वहां पर कुछ हमें ऑब्जर्वेशन दिखने लग गए। तो उन भाई साहब को समझ में नहीं आया कि यार ये क्या चीज है, और जब हमें कोई उस चीज की वैल्यू नहीं पता होती है, जब हमें पता नहीं है कि ये क्या है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट इज एक्स। अच्छा तो यही फंडा है कि उसका नाम एक्सरे रखा गया। ठीक है, तो एक्सरे का फंडा यही था। फिर धीरे धीरे जब उसके बारे में जानकारी हुई, अब तो पता लग गया है सब कुछ अपने को, तो एक्सरे के बारे में अब अपने को आइडिया है कि भाई ये है क्या क्या नहीं है। ठीक है तो एक्सरे बताओ कि इंफ्रारेड से ज्यादा एनर्जी वाली होती है या कम एनर्जी वाली? ज्यादा ज्यादा एनर्जी या कम एनर्जी? ज्यादा एनर्जी की होती है। ठीक है, ज्यादा एनर्जी की होती है, तो लैम्डा बताओ क्या होगा इसका? कम होगा। तो इनफैक्ट इसका जो लैम्डा पाया जाता है वो हम बोलते हैं कि 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के बीच का जो रे होगा, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगी, उसे हम एक्सरे के नाम से जानेंगे। अभी लिखना नहीं है, लिखवाऊंगा मैं बाद में, पहले समझ लो, है ना। तो हमारे पास जो है इस रेंज को कहा गया कि इसके रेंज के बीच में फंसा हुआ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा उसे हम एक्सरे के नाम से जानेंगे। एक्सरे के कई सारे आपको आप यूज, एक तो अपने को पता है ये मेडिकल यूज वाला जो है, उसमें होता क्या है कि जैसे मान लो आप दीवार में ऐसे खड़े हैं और यहाँ से लाइट, इसको रे को मैंने पास करवाया, फिर रे को अगर मैंने करवाया तो होता क्या है कि जैसे जैसे मैं लाइट सामने से मेरे आ रही है, पीछे मेरे शैडो पड़ रही है ना, पीछे मेरी शैडो पड़ रही है। तो इसी तरह से जब एक्सरे मेरे हाथ से गुजरेगी, एक्सरे जब मेरे हाथ से गुजरेगी तो पीछे हमने एक शैडो को कैप्चर करने की प्लेट लगा रखी होती है। तो एक्सरे मेरे हाथ से गुजरेगी तो जहां जहां मास होगा वहां से उसको गुजरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां जहां मास होगा, जहां पे ना ये ऐसा होगा, मतलब हड्डी नहीं होगी, जहां हड्डी नहीं होगी उसको वहां से गुजरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जहां पर हड्डी होगी, बोन होगी, तो रे क्या होगी, उस बोन से टकराकर पीछे उसकी शैडो कर देगी, उसको पास नहीं कर पाएगी। बात समझ में आया क्या? अरे हाँ तो बोल दो। हाँ सर। अभी क्या मरे हुए से कैसे लग रहे हो भाई? क्या आज क्या उठ के बस सीधा आ गए क्या यहाँ पे? थोड़ा चाय वाय नहा धो के कुछ के आके नहीं आए हो क्या? ना क्या है ना, तो थोड़ा लगना चाहिए ना एकदम। ठीक है, तो चलो एक बार अभी मैं गुड मॉर्निंग कर देता हूँ। 1 2 3 गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अरे कहाँ आवाज आ रही है यार, तुम सोए हुए लग रहे हो यार। गुड मॉर्निंग 1 2 3 गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ये थोड़ा अब लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा लगा है। अभी क्या घर में शर्मा रहे हो क्या घर वालों के सामने चिल्लाने? कि फोन पे बैठ के ये क्या बतिया रहा है? ठीक है, तो चलो अब मैं देखता हूँ क्या बोल रहा हूँ कि एक्सरे की बात कर रहा था। तो आपको वर्किंग समझ में आई कि हमारा जो एक्सरे डायग्राम बनता है जब हम डॉक्टर से लेके आते हैं तो वो कैसे बना हुआ होता है? हाँ या ना तो बोलो ब्लैक यार। एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। अरे वो कैसे बनता है, क्या फंडा होता है उसका, ये समझ में आया क्या? है ना, कि जहां पर अपना मसल्स होंगे, मसल्स को तो वो पास कर जाएगा, और जहां पर अपनी बोन्स होंगी वहां वो पास नहीं कर पाएगा, तो उन बोन्स के पीछे शैडो बन जाएगी। तो उसी शैडो को स्टडी करते हैं और उसी को हम एक्सरे डायग्राम जो अपना बनता है एकदम काला, वो जो बन लेके आते हैं ना, वो होता है एक्सरे। ठीक है, अब मैं रेंज की बात करता हूं, तो इनफैक्ट इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है। 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम, और 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम।
इसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। इसमें से देख सकते हैं कि एक का लैम्डा जो है वो है छोटा और दूसरे का लैम्डा है वो है बड़ा। तो आप लैम्डा अगर बड़ा होगा तो एनर्जी क्या होगी? कम। कम होगी। ज्यादा। लैम्डा अगर कम होगा तो एनर्जी, लैम्डा ज्यादा होगी। कम तो एनर्जी ज्यादा होगी। एच ज्यादा। सी बाय लैम्डा से देख रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा है तो इसे कहा जाता है हार्ड एक्स रे, और इसे कहा जाता है एक्स-रे। सॉफ्ट एक्स रे। रिलेटिवली इसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हायर एनर्जी है, रिलेटिवली हायर एनर्जी, और ये जो है रिलेटिवली लोअर एनर्जी, रिलेटिवली लोअर एनर्जी। ठीक है, तो हायर एनर्जी है, हायर एनर्जी है तो इसकी जो पेनिट्रेशन पावर होगी दीवार में या हड्डियों में घुसने की जो पावर होगी वो ज्यादा होगी। तो हायर पेनिट्रेशन पावर मतलब यहाँ पर जैसे हड्डियों को आर पार करने की या दीवार में ज्यादा घुसने की पावर ज्यादा होगी। तो हायर पेनिट्रेशन पावर, ये क्या हो जाएगा? लोअर पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, तो अपने पास जब भी एक्सरे की बात की जाएगी तो हमारे पास 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो रेंज है उसे हम एक्सरे बोलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्सरे में लिखें सर ये व्हेन, लिखना है क्या? नहीं अभी रुको, इसको बाद में लिखेंगे, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो। व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, व्हेन highly energetic electron collides with a target atom, collides with a target atom, electromagnetic सर और radiation एक बार बोलो comes। ना पहले से। When highly energetic electron collides with target atom, comma, electromagnetic radiation comes out, and these radiations are known as, X-rays. These radiations are known as X-rays, and it was discovered by Röntgen. क्या सर? क्या? ये स्क्रीन पे लिखा है, देख है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है रॉन्गटन ऐसा कुछ जो। ठीक है, Yes. फिर range of X-ray is equals to, range of X-ray equals to 0.1 angstrom to 100 angstrom, 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। और मैं देख सकता हूं हार्ड एक्सरे में अगर देखा जाए तो लैम्डा कम है, यहाँ लैम्डा ज्यादा है। लैम्डा कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ज्यादा होगा। और यहाँ पर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कम होगा। ठीक है, अब इसको बना लें, ये टेबल जो बनी है उसको बना।
हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, इसमें लिखें फर्स्ट पॉइंट, द travel they travel with speed of light. They travel with speed of light and that is equals to कितना होता है 3 into 10 to the 3 power into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखें, सेकेंड पॉइंट लिखें, they हाँ, sir. could not be deflected, they could not be deflected using electric or magnetic field. They could not be deflected using electric or magnetic field, hence a charge is not associated with X-ray. A charge is not associated with X-ray. Charge is not associated with X-ray. मतलब हमारे पास अब देखो किसी भी चीज में चार्ज है या नहीं, वो तो इससे पता लगेगा कि भाई वो किस दूसरे चार्ज से अट्रैक्ट होता है या नहीं होता, दूसरे चार्ज से रिपेल होता है या नहीं होता, इस बेसिस पर वो पता लगेगा। तो हमने देखा कि जब एक्सरे को पास करवाया और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगवाई या मैग्नेटिक फील्ड लगवाई या तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसमें कोई चार्ज इसमें नहीं इन्वॉल्व रहता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि जो प्रोडक्शन किया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखना कि एक तो हमारा बना ये हीटिंग कॉइल, फिर यहाँ बनी है एक प्लेट, फिर यहाँ ये अपनी ट्यूब बनी है। अच्छा, ये स्क्रीन पर हम पीडीएफ ला सकते हैं क्या कुछ करके? हाँ सर, कैसे? स्क्रीन शेयरिंग से ही होता है वो। स्क्रीन शेयरिंग से अच्छा, मैं पीडीएफ ओपन कर दूं और स्क्रीन शेयरिंग से तुम्हारे को दिख जाएगा ऐसा? हाँ ओके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये ऐसा एंड सर ये मैं बोर्ड की बना- शेयरिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। क्या हो गया? ये बोर्ड की शेयरिंग स्टॉप करनी पड़ेगी पहले। हाँ हाँ ठीक है। अभी इसमें वो डॉक्यूमेंट शेयर बोल के आता है, इस शेयर पे दबाने के बाद 2 नंबर पे। ओके ओके, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये क्या है, यहाँ पर हीटिंग कॉइल है, ये क्या है, दिस इज हीटिंग कॉइल। इसमें रुको, ये है, मैं आपको वर्किंग भी साथ के समझाता जाऊंगा। हीटिंग कॉइल है, तो हीटिंग कॉइल है, तो इसने ये गर्म कर दिया किसको, मेटल प्लेट को। यहाँ पर मेटल, यहाँ पर मेटल, तो हीटिंग कॉइल गर्म हुआ, इससे गर्म होने की वजह से यहाँ पर जो मेटल था वो गर्म हुआ, वो गर्म होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाच नाच के बाहर निकल गए। इलेक्ट्रॉन को मेटल को गर्म करने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेटल को गर्म करने से इलेक्ट्रॉन एकदम बाहर आ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मैंने शुरू में ही बताया था, तो थॉमसन मॉडल होता था। क्या बोला था?
थर्माइनिक एमिशन, बिल्कुल सही। थर्माइनिक एमिशन। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने देखा था तो जे थॉमसन मॉडल में हमने जरूर इस बात को समझा था। थर्माइनिक एमिशन ये होते हैं कि जब हमारा मेटल को गर्म कर दिया जाए, उससे इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होने लग जाए, तो गर्म होने की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ उसे कहा था थर्माइनिक एमिशन। तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। और थर्माइनिक एमिशन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ निकला तो उसकी स्पीड लगभग जीरो है। और अब इस इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ पहुंचाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसमें कुछ ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि इसे इधर खींच ले। तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला फोर्स कौन होगा, यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से हम एक बड़ी सी बैटरी लगा देते हैं इस तरह, ठीक है, इस तरीके से बैटरी लगा देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, अरे यार ये क्या कर दिया, ये जो है मतलब एक मिनट, हाँ आप सही। तो इस पूरी ट्यूब की टर्मिनल्स देख सकते हो, यहाँ पर और यहाँ के इसके पॉइंट के बीच में हमने लगा दी है बैटरी। और ये इस बैटरी का काम क्या है बताओ, अभी मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे पॉइंट पर एक्सेलरेट करवाना। तो इसको हम जानते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, इसको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर हमारा ये बैठा है टारगेट मेटल, और जनरली ये होता है टंगस्टन। टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और इससे टकराया, तो हमने देखा कि यहाँ से इस टारगेट मेटल से कुछ एमिशंस होने लगे, और इन एमिशंस को अपन क्या बोल रहे हैं, एक्सरे बोल रहे हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी एनर्जी ही एक्सरे में कन्वर्ट हो रही है, और जब ये टकराया तो यहाँ पर इसने खूब सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट कर दी। जब ये इलेक्ट्रॉन आया और इस टारगेट मेटल से टकराया तो इसने बहुत सारी एनर्जी क्या कर दी, हीट में कन्वर्ट कर दी। तो ये वाला मेटल जो है बहुत बहुत गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है तो यहाँ पर हमें इसको ठंडा करने का सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो ये कूलिंग के लिए यहाँ पर कूलिंग का सिस्टम लगाना पड़ेगा, जिसमें मान लो कि कूलिंग वाटर है या कूलिंग वाटर है, इस तरह से फ्लो करता रहेगा ताकि ये ठंडा होता रहे, है ना, ताकि ये ठंडा होता रहे। बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पर पूरी प्रोसेस फिर से देखते हैं। ये बैटरी है, बैटरी ने करंट फ्लो करवाया। ये क्या थी, हीटिंग कॉइल ने गर्म किया, किसे गर्म किया, मेटल प्लेट को गर्म किया। मेटल प्लेट को गर्म किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थर्माइनिक एमिशन। थर्माइनिक एमिशन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑलमोस्ट बहुत कम रहती, ऑलमोस्ट जीरो या बहुत कम रहती है। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो खुद से इधर पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा। तो हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट कर दिया जो कि इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ एक्सेलरेट करने लगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा तो किससे टकराया, मेटल से टकराया, टारगेट मेटल से टकराया, जो कि जनरली कौन सा होता है, टंगस्टन होता है। तो जब यहाँ से टकराया तो हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर आते हुए दिखे, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सरे। अब मैं देखता हूं कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन आने के बाद टकराया तो उसकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी यहाँ पर हीट में ही कन्वर्ट हो गई। तो ये मेटल क्या होने वाला है, बहुत बहुत गर्म होने वाला है। अब ये गर्म हो जाएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, कूलिंग करना पड़ेगा। ये सिस्टम जो है इसको ठंडा करने का काम कर रहा है, ये सिस्टम जो है ठंडा करने का काम कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि सर यहाँ पर जो टारगेट मेटल है, वो टंगस्टन ही क्यों लिया।
तो क्या कोई बता सकता है टंगस्टन ही क्यों लिया? मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है मेल्टिंग उसका। बहुत हाई हायर हाई मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट बिल्कुल पॉइंट सही, होता फर्स्ट है। पॉइंट आपका सही है। इसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। क्या होती है? हाँ, कंडक्टिविटी भी कंडक्टिविटी ज्यादा। ज्यादा रहती है। क्योंकि मान लो कि अगर सिर्फ ये वाला पोर्शन अगर आया, टकरा के गर्म हो गया ना, ये गर्म हो गया, और कंडक्टिविटी अगर आपकी अच्छी नहीं है, इस मेटल की अच्छी नहीं है, तो ये वाली हीट इस ठंडी जगह तक नहीं पहुंच पाएगी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह मेटल में हीट चली जाए। तो मैं अगर बोलता हूं कि यहाँ पर अगर कंडक्टिविटी कम है, तो हीट जो है अच्छे तरीके से यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाएगी, तो ये अच्छे तरीके से ठंडा नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज कि मेल्टिंग पॉइंट हाई है, दूसरी चीज कि यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी हाई है, और तीसरी चीज जो आपको नहीं अभी समझ में आएगी वो है इसका एटॉमिक नंबर हाई है। एटॉमिक नंबर हाई है। तो सर ये एटॉमिक नंबर का क्या फंडा है? तो थोड़ा सा अभी कल के लेक्चर में आपको ज्यादा अच्छे से पता लगेगा, जब एक्सरे के बारे में और डिटेल में पता लगेगा। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को बना लो अब। सर ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का एक बार बताओ। देख, थर्मोनिक एमिशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उसकी एनर्जी कितनी? बहुत कम। बहुत कम या ऑलमोस्ट जीरो। तो वो बहुत एनर्जी बाहर अभी अपने को कहाँ पहुंचाना है? उसे टारगेट मेटल तक पहुंचाना है। खुद टारगेट से जा मेटल। पाएगा क्या? नहीं, एनर्जी कम। नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? अपने को खुद से मदद करनी पड़ेगी, और उस मदद को ही अपन क्या बोल रहे हैं? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं। बात समझ में आई क्या? हाँ। ठीक है। मेटल कौन सा रहेगा? मेटल इधर वाला कौन सा रहेगा? इधर वाला कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मेटल को गर्म कर दो कि इलेक्ट्रॉन बाहर आए। हो गया है। ठीक है, और हो इस गए सर। पूरी ट्यूब को जो कहा जाता है, इसे कहा जाता है कुलिज ट्यूब। कुलिज ट्यूब कहा जाता है। इसे क्या आता है? कुलिज ट्यूब कहा जाता है। और ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो होता है वो होता है इन दी ऑर्डर ऑफ 10 पावर 3 वोल्ट। 10 पावर 3 वोल्ट मतलब किलो वोल्ट में रहता है जनरली जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होता है,
वो किलो वोल्ट में होता है, ताकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी बने वो सफिशिएंट एनर्जी बने। ठीक है, अब नीचे लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ टंगस्टन। हमने टारगेट मेटल टंगस्टन ही क्यों लिया? प्रॉपर्टीज ऑफ टंगस्टन, तो फर्स्ट पॉइंट लिखें इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ टंगस्टन, एंड इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखें बताओ? मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट। लिखो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड पॉइंट थर्मल कंडक्टिविटी। लिखें सेकेंड पॉइंट हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। थर्ड पॉइंट हाई एटॉमिक नंबर, हाई एटॉमिक नंबर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों चाहिए? कंडक्टिविटी बढ़ेंगी, मेल्टिंग पॉइंट से कंडक्टिविटी बढ़ेगी। मेल्ट हो जाएंगे ना सर, नहीं तो अरे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों चाहिए? कमरा तो वो मेल्ट हो जाएगा, इसलिए वो वहाँ पे कम है मेटल तो नहीं मेल्ट हो रहेगा। जाएगा। कंडक्टिविटी ज्यादा क्यों चाहिए? कूल करने के लिए, वो एनर्जी करो बाहर सर। ट्रांसफर हो जाए, वो ठंडा होता रहे। कंडक्टिविटी अगर रहेगी अच्छी तो वो क्या रहेगा, एनर्जी इधर से इधर जाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और हाई एटॉमिक नंबर का अभी फंडा मैंने आपको नहीं बताया, अभी थोड़ी देर में जब आगे बढ़ेंगे तब समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अब आगे लिखें, इसमें लिखें द हीटिंग कॉइल, the heating coil causes the thermionic emissions, the heating coil causes the thermionic emissions of electron, thermionic emissions of electron, and this electron is, and this electron is, and this electron is subjected to, चावल नहीं आ रही। and this electron is, this electron is subjected to, subjected to high potential difference, high potential difference ब्रैकेट में लिख लें एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल डिफरेंस ब्रैकेट में लिख लें एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। The heating coil causes thermionic emissions of electron, thermionic emissions of electron, and this electron is subjected to, and this electron is subjected to high potential difference, high potential difference ब्रैकेट में लिख लें accelerating potential, accelerating potential bracket close, which results in, which results in, which results in high kinetic energy of electron, which results in high kinetic energy of electron, high kinetic energy of electron just before it reaches target metal, just before it reaches target metal, target metal। नेक्स्ट लाइन में लिखें, नेक्स्ट लाइन में लिखें experimentally it is observed, experimentally it is observed, it is observed that 1 or 2% of, 1 or 2% of
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, kinetic energy of electron is kinetic energy of electron is used to kinetic energy of electron is used to produce X rays. मतलब मात्र 1-2% ही अपने काम का है, बाकी तो क्या हो जाएगा? हीट हीट में हो एनर्जी जाएगा। तो is used to produce X-rays and rest is and the rest energy is wasted. Rest energy is wasted as heat. ठीक है बच्चा, तो आज के लेक्चर में कोई डाउट हुआ क्या आपको? नहीं। ठीक है, तो होमवर्क मैंने बिगिनिंग में दे दिया है, उसको जल्दी जरूर से करके आना, और कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है? तो अभी अपन क्लास को खत्म करते हैं। सर आप आ गए हैं क्या? हाँ आ गए सर। ओके ठीक है, तो मैं शेयरिंग